पिछले पार्ट में हमने जाना कि सॉइल एंजाइम क्यों इम्पोर्टेंट है और सैंपल को सही तरीके से कैसे कलेक्ट और हैंडल किया जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी को लैब में कैसे मेज़र किया जाता है। अब हम टेक्निक पढ़ेंगे, कॉमन टेक्निक्स फॉर मेजर सॉइल एंजाइम्स। सबसे पहले यूरिएज एक्टिविटी को पढ़ेंगे। यूरेज एक्टिविटी क्या करता है, वो यूरिया को अमोनिया में तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। और मेथड की बात करें तो फिर यूरिया सॉल्यूशन, सॉइल को यूरिया सॉल्यूशन के साथ इंक्यूबेट किया जाएगा और इसमें मेजरमेंट में हमारा अमोनिया रिलीज होगा। डिटेक्शन में क्या करेंगे, फिनॉल हाइपोक्लोराइड रिएजेंट मिक्स करेंगे जिससे हमें ब्लू कलर दिखेगा और कैलोरीमीटर को कॉलोरीमेट्रिक मेथड यूज़ करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को 360 और 660 नैनोमीटर पर करके हम फॉस्फेटेज एक्टिविटी, फॉस्फेटेज जो है ऑर्गेनिक फॉस्फेटेज कंपाउंड को तोड़कर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। इसे कौन सा मेथड यूज़ होगा, सॉइल को इंक्यूबेट किया जाएगा पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेटेज के साथ, फॉस्फेट के साथ। और इसमें क्या हमें मिलेगा, इसमें बनेगा कि पी नाइट्रोफिनॉल जो कि येलो कलर में विजिबल होगा। सो मेजरमेंट जब करेंगे तो 410 नैनोमीटर का एब्जॉर्बेंस होगा। जो मैंने बताया अभी, फॉस्फेटेज टू टाइप्स के होते हैं कि एसिड फॉस्फेटेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो एसिड फॉस्फेटेज का पीएच होगा अप्रॉक्सीमेटली 6.5 और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का पीएच होगा अप्रॉक्सीमेटली 11। डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी, डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, जो इंडिकेट करेगा कि माइक्रोबियल रिस्पायरेशन को। और इसमें जो है टीटीसी मेथड यूज़ होगा। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा इसमें, फॉर्मेजन जो कि रेड कलर कंपाउंड दिखे विजिबल होगा। और मेजरमेंट के लिए 485 नैनोमीटर इसको मेज़र करेंगे। सेल्यूलोज एक्टिविटी, सेल्यूलोज क्या इसमें क्या होगा कि सेल्यूलोज को ग्लूकोज में तोड़ेंगे और इसमें जो है सेल्यूलोज सबस्ट्रेट के साथ इंक्यूबेट, सॉइल को इंक्यूबेट किया जाएगा। मेजरमेंट में हमें ग्लूकोज मिलेगा। डिटेक्शन में डीएनएस मेथड यूज़ होगा और रेड कलर विजिबल होगा। मेजर करेंगे 540 नैनोमीटर पे। एरिल सल्फेटेज एक्टिविटी, ये जो है इन्वॉल्व होते हैं सल्फर साइक्लिंग में। सबस्ट्रेट इसमें फिनाइट्रोफिनाइल सल्फेट इसमें यूज़ होगा और प्रोडक्ट में फिनाइट्रोफिनॉल हमें मिलेगा। और मेज़र करेंगे 400 टू 420 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। प्रिकॉशंस क्या हैं कि जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करें तो हमें फ्रेश सॉइल हम का यूज़ करें, हमें उसके टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करके रखें। और सैंपल लगाने से पहले सबसे पहले हम कंट्रोल में ब्लैंक सैंपल यूज़ करें और फॉलो करें प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मतलब जब भी हम ये सैंपल को जो है परफॉर्म करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, तो सबसे पहले सैंपल मशीन को क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। प्रिंसिपल ऑफ यूरिएज एक्टिविटी मेजरमेंट, यूरिएज एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए क्या प्रिंसिपल होता है, सॉइल को हम पहले यूरिया सॉल्यूशन में इंक्यूबेट करते हैं।
सॉइल में हमारा यूरिएज प्रेजेंट होता है जो कि यूरिया में तोड़ता है और अमोनिया रिलीज करता है। जो अमोनिया जो है रिएक्ट करती है फिनॉल हाइपोक्लोराइट रिएजेंट के साथ और ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर इज मेजर्ड यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो ब्लू कलर को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर करते हैं और जितना ज़्यादा हमारा ब्लू कलर होगा उतनी ज़्यादा हमारी अमोनिया प्रोड्यूस हुई है और जितनी ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगी उतना ही यूरियस एक्टिविटी शो करेगा। मटेरियल हमें कितनी मटेरियल की ज़रूरत होती है? फ्रेश सॉइल सैंपल, 10% यूरिया सॉल्यूशन, साइट्रेट बफर जिसका पीएच 6.7 हो, फिनॉल और फिर हाइपोक्लोराइट रिएजेंट चाहिए, डिस्टिल वाटर, इंक्यूबेटर, वाटर बाथ और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वेवलेंथ कितना होना चाहिए? 630 टू 660 नैनोमीटर। अगर बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सॉल्यूशन की लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को मेज़र करता है। ये हमें बताता है कि सॉइल में कितना कॉन्सेंट्रेशन है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस का। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक लैब मशीन होती है जो सॉल्यूशन के कलर को मेज़र करती है। अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के काम की बात की जाए तो वो वर्क कैसे करते हैं? मशीन में एक लाइट बीम होती है जो सॉल्यूशन पे भेजती है। अगर सॉल्यूशन में कलर आया है तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। मशीन चेक करती है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई है उतनी ज़्यादा एंजाइम एक्टिवेट होंगे, मतलब उतनी ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी कर रहे होंगे। प्रोसीजर क्या है? हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 5 ग्राम फ्रेश सॉइल लेना है, उसके बाद उसमें यूरिया सॉल्यूशन को और बफर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको 2 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करना है इंक्यूबेटर में। उसके बाद इसमें फिनॉल हाइपोक्लोराइट रिएजेंट डालना है जो कि ब्लू कलर फॉर्म करेगा। फ़िल्टर और सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फ़िल्टर या फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे अगर सॉल्यूशन को ज़रूरत हुई तो सेंट्रीफ्यूज करने की। फिर हम लाइट एब्जॉर्बेंस को मेज़र करेंगे 630 से 660 नैनोमीटर पर। और हमें इसमें स्टैंडर्ड अमोनिया सॉल्यूशन यूज़ करना है। इसके लिए कैलिब्रेशन के लिए स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड का हम यूज़ इसलिए करते हैं बस जो है किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ को बताता है। अगर जैसे अभी हम स्टैंडर्ड अमोनिया की बात कर रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड में अमोनिया सॉल्यूशन को लिया है और जब हम अमोनिया सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कैलिब्रेशन के लिए, ताकि जो अननोन सैंपल में अमोनिया की जो सही क्वांटिटी है वो पता की जा सके। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? माइक्रोग्राम अमोनिया रिलीज पर ग्राम ऑफ सॉइल पर आर पे। प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं? यूज़ फ्रेश माइस सॉइल, डोंट ड्राई इट। हमें जो है फ्रेश और फिर माइस सॉइल लेना है, सूखी मिट्टी नहीं लेनी है। डू नॉट कंटामिनेट विथ यूरिया और फर्टिलाइज़र बिफोर सैम्पलिंग। सैंपल कलेक्शन के पहले हमें सैंपल को फर्टिलाइज़र या फिर यूरिया के साथ कंटामिनेट नहीं करना है। मेंटेन कांस्टेंट इंक्यूबेटर टेम्परेचर। जो हमारा इंक्यूबेटर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करके रखना है। यूज़ ब्लैंक कंट्रोल विदाउट यूरिया टू सब्सट्रैक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। ये जो है ब्लैंक कंट्रोल क्या होते हैं? ब्लैंक कंट्रोल एक ऐसा टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें बफर होंगे, सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट सब कुछ होता है, बस एंजाइम एक्टिविटी देने वाला कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब कि उसमें सैंपल नहीं होंगे। बाकी जो भी रिएजेंट है, बफर है, वो सभी होंगे। सब्सट्रैक्ट करना क्यों ज़रूरी होता है? सब्सट्रैक्ट ताकि हमें उसका रियल एंजाइम एक्टिविटी का एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। अगर हमें फाइनल एब्जॉर्बेंस पता करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा टेस्ट सैंपल एब्जॉर्बेंस है, मतलब जो सैंपल के साथ है, उसकी जो वैल्यू आई रहेगी उसको और ब्लैंक कंट्रोल एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को माइनस करेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा? फाइनल एब्जॉर्बेंस होगा। कैलिब्रेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रॉपरली। हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेट करना है।
इन अ लैब टेस्ट में एक कंपाउंड होता है जिसको हम टीटीसी के नाम से जानते हैं, वो ऐड किया जाता है, जो कि एक्ट करता है एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे। टीटीसी इज रिड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल डिहाइड्रोजिनेस। जो टीटीसी है वो रिड्यूस होता है कहाँ से? माइक्रोबियल डिहाइड्रोजिनेस से। किस फॉर्म में? टीपीएफ के फॉर्म में, जो कि रेड कलर कंपाउंड होता है। द कंपाउंड ऑफ रेड कलर फॉर्म इक्वल माइक्रोबियल एक्टिविटी इज इक्वल टू डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी। मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा रेड कलर फॉर्म होगा उतनी ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही होंगी और उतना ही हमारा डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी होगा। इसमें जरूरत होती है, पहले तो फ्रेश सॉइल सैंपल चाहिए जो कि मॉइस्ट हो, ठीक है, सूखा ना हो एकदम। टीटीसी सॉल्यूशन चाहिए 2 to 3%। ग्लूकोज चाहिए एज कार्बन सोर्स। ट्राइस बफर चाहिए, ट्राइस बफर या फिर फॉस्फेट बफर ले सकते हैं जिसका पीएच कितना हो? 7.4 हो। और मेथनॉल और या फिर एथनॉल हो। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसकी एब्जॉर्बेंस कितनी हो? 485 नैनोमीटर हो। टेस्ट ट्यूब या फिर कॉनिकल फ्लास्क और फिर इंक्यूबेटर। हमें इतनी मटेरियल की ज़रूरत है। प्रोसीजर क्या होता है कि टेक 5 to 10 ग्राम फ्रेश सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम 5 से 10 ग्राम फ्रेश सॉइल लेंगे। उसके बाद उसमें हम 1 ml टीटीटी सॉल्यूशन डालेंगे, 1 ml ग्लूकोज और 2 ml बफर सॉल्यूशन डालेंगे। बफर सॉल्यूशन हम इसलिए डालेंगे जिससे उससे उसका पीएच क्या हो? चेंज ना हो। इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 मिनट के लिए। और उसको लाइट से हमें बचा के रखना है, मतलब एक अंधेरे डार्क प्लेस में हमें उसको इंक्यूबेट करना है। और आफ्टर इंक्यूबेशन उसमें मेथनॉल या फिर एथनॉल को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे हमें रेड कलर फॉर्म होगा। और फिर हम क्या करना है? सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना है या फिर फिल्टर करना है। तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा सेडिमेंट है सेंट्रीफ्यूज करने पे वो नीचे रह जाएगा और सुपरनेट मतलब जो लिक्विड वाला जो सुपरनेट होगा जिसका थोड़ा लिक्विड पोर्शन होगा वो ऊपर आ जाएगा। उसे क्या करेंगे? फिर उसकी हम एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 485 नैनोमीटर का यूज़ करके। फिर जो भी टीपीएफ स्टैंडर्ड कर्व होते हैं उस पे हम मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड कर्व क्या होता है? अगर हम स्टैंडर्ड कर्व की बात करें तो स्टैंडर्ड कर्व में एक हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। हर लैब का अलग अलग अपना स्टैंडर्ड होता है। अगर मान लीजिए हमारे लैब का जो स्टैंडर्ड है, पहले यहाँ पे तो रेशियोज यहाँ पे नंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3, 4, ठीक है, ऐसे होंगे। इसी तरीके से यहाँ भी होगा। एब्जॉर्बेंस जैसे कि 0.10 ले लिया, एब्जॉर्बेंस 0.20 ले लिया। इसी तरीके से ये हमारी एब्जॉर्बेंस है। ये इधर जो वाई एक्सिस है ये हमारा है एब्जॉर्बेंस एट 485 नैनोमीटर का। और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कितना आपने किस कॉन्सेंट्रेशन में लिया है, जैसे कि मिलीग्राम पर लीटर में। अगर हमारे लैब का जो स्टैंडर्ड है वो 0.10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी और मान लीजिए कि हमारा जो सैंपल है वो कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है। अगर मान लीजिए 0.25 हमारा लाइट एब्जॉर्ब किया है और कितने कॉन्सेंट्रेशन पे? टू उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगा? उसने लाइट कितनी एब्जॉर्ब की है और उसका स्टैंडर्ड कहाँ पे मिल रहा है, उतना ही क्या होगा? उतना हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसे कि 0.25 नैनोमीटर उसने हमारा सॉल्यूशन ने लाइट एब्जॉर्ब की है और स्टैंडर्ड हमारा था 0.10। तो कितने कॉन्सेंट्रेशन पे वो किया करेगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व है। और ये फॉर्मूला है डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, C इंटू वी अपॉन डब्ल्यू इंटू टी। यहाँ पे C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टीपीएफ, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम है, और W क्या है? वेट ऑफ द सॉइल, आपने कितना सॉइल यूज़ किया है। और ठीक है, इंक्यूबेशन टाइम, आपने कितने टाइम के लिए इसको सैंपल को इंक्यूबेट किया है। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? हमें फ्रेश सैंपल लेना है और सूखी हुई सैंपल नहीं लेने, सूखी हुई मिट्टी नहीं लेनी है। अगर हम ड्राई मिट्टी लेंगे तो हमारा उससे जो है रिजल्ट सही नहीं आएगा। और जो हमारा सैंपल है उसको हमें लाइट्स इंक्यूबेशन के टाइम पे हमें उसको
लाइट से दूर रखना है, क्योंकि जो टीटीसी होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। और फिर इसको कंटामिनेशन से बचा के रखना है। और जब भी हम सैंपल को रन कराएं तो सबसे पहले हमें एक ब्लैंक सैंपल को कंट्रोल के जैसे यूज़ करना है। प्रिंसिपल ऑफ फॉस्फेटेज एक्टिविटी। फॉस्फेटेज एक्टिविटी क्या है? फॉस्फेटेज क्या होता है? एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो ऑर्गेनिक फॉस्फेटेज कंपाउंड को तोड़कर इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज बनाता है, जो प्लांट को क्या करता है, प्लांट के लिए क्या होता है, वो प्लांट उनको इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉइल को इंक्यूबेट किया जाता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ। वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है? फिर नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट होता है। ये फॉस्फेटेज एंजाइम जो होते हैं उन ब्रेक करते हैं किसमें? ब्रेक इट डाउन इनटू पी नाइट्रोफिनॉल में। फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं वो किस में तोड़ते हैं? पी नाइट्रोफिनॉल एंजाइम में, जो कि येलो कलर फॉर्म करता है। और ये किस कंडीशन में होता है? एल्कलाइन कंडीशन में, मतलब कि इसका पीएच कितना होगा? 7 से एबव होगा। जितना ज़्यादा येलो कलर हमें देगा, प्रोड्यूस होगा, उतनी ही ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी होंगी। और हमें मेजरमेंट के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 410 नैनोमीटर होना चाहिए। कौन कौन से सैंपल की ज़रूरत होती है? फ्रेश सॉइल सैंपल, फिर नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, बफर सॉल्यूशन चाहिए, NaOH सॉल्यूशन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसका वेवलेंथ कितना हो? 410 नैनोमीटर है, इंक्यूबेटर हो, और स्टैंडर्ड PNP सॉल्यूशन हो। किसके लिए? कैलिब्रेशन के लिए। प्रोसीजर क्या है? 1 ग्राम फ्रेश सॉइल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर उसके बाद हम उसमें 4 ml बफर सॉल्यूशन डालेंगे। 1 ml जो कितना डालेंगे? PNP सॉल्यूशन डालेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 1 आवर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। इंक्यूबेशन के बाद इसमें हम NaOH सॉल्यूशन डालेंगे, जो कि क्या करेगा? रिएक्शन को रोकेगा और येलो कलर डेवलप होगा। मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करेंगे या फिल्टर करेंगे, उसके बाद इसकी एब्जॉर्बेंस को मेजर करेंगे 410 नैनोमीटर पे। और फिर एब्जॉर्बेंस के बाद इसका जो अमाउंट है उसको स्टैंडर्ड कर्व पे का यूज़ करके जो है PNP, ठीक है, जो है PNP के टोटल अमाउंट को मेजर करेंगे। प्रिकॉशंस हैं, मॉइस्ट सॉइल लेने हैं और उसका प्रॉपर पीएच को मेंटेन करके रखना है, अवॉइड करना है कंटामिनेशन को। और फिर सैंपल रन करने से पहले हमें ब्लैंक कंट्रोल लगाना है। और इंक्यूबेशन का टाइम जो है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। ये नहीं कि उसका टेम्परेचर जो है इधर उधर हो, कि अभी 37 है तो बाद में 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर कम हो गया, ऐसा नहीं करना है। बात करते हैं कैटलिस्ट टेस्ट की। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बैक्टीरिया के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं, और अगर बैक्टीरिया कैटलेज एंजाइम बनाता है, तो ये एंजाइम H2O2 को तोड़ देते हैं किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो बबल के फॉर्म में नहीं दिखती है। अगर बबल दिख रहे हैं तो क्या मतलब है कि वो कैटलिस्ट पॉजिटिव है। अगर बबल्स नहीं दिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि कैटलिस्ट नेगेटिव है। प्रोसीजर क्या, इसकी पहली बात करेंगे इसमें कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट। मटेरियल में चाहिए ग्लास स्लाइड और टेस्ट ट्यूब, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्टेराइल रूप या फिर टूथपिक, बैक्टीरियल कॉलोनी हो, या फिर हमारा जो सैंपल है सॉइल उसको लेंगे, और ड्रॉपर, प्रोटेक्टिव ग्लव्स और गॉगल्स का यूज़ करेंगे। प्रोसीजर क्या है कि अगर हम स्लाइड मैथ इसके दो मेथड से हम मेजरमेंट करेंगे। अगर स्लाइड मेथड से यूज़ करते हैं तो हमारा जल्दी हो जाएगा। जैसे कि स्लाइड मेथड का क्या प्रोसीजर होता है कि एक क्लीन स्लाइड पे हम 1 ड्रॉप H2O2 का लेंगे, उस पर स्टेराइल लूप का यूज़ करके बैक्टीरियल कॉलोनी या फिर जो हमारा सैंपल होगा उसको मिक्स करेंगे, जो हमारा ड्रॉप ऑफ H2O2 है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे बबल फॉर्मेशन को। और ट्यूब मेथड कैसे होता है? ट्यूब मेथड क्या होता है? वो स्लाइड मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम 1 से 2 ml H2O2 लेंगे और एक छोटा सा अमाउंट सैंपल लेंगे। उसके बाद अब हम बबल को ऑब्जर्व करेंगे।
प्रिकॉशंस क्या है? हमें फ्रेश सैंपल लेना है। डू नॉट टेक कॉलोनी। अगर जो है सैंपल को किसी कल्चर पे जो है ग्रो कराया गया है, तब की बात कर रहे हैं कि हमें ब्लड अगार वाले अगर हमें क्या करना है कि जो कैटलेज वाले सैंपल है उसको ब्लड अगार पे नहीं ग्रो कराना है। और हमें ध्यान, जब हम H2O2 को हैंडल करें तो हमें बहुत ही ध्यान से उसको जो है पकड़ के रखना है। क्या होते हैं H2O2 हमारे स्किन के लिए बहुत इरिटेटिंग होते हैं, और हमें 3% H2O2 का यूज़ करना है। अगर हम ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन लेंगे तो हमारा उससे क्या होगा, उससे हमारे रिजल्ट गलत आएंगे। अब क्या फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकता है कि अफेक्ट करेगा? सबसे पहले तो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फिर क्या होगा कि जो उसकी एक्टिविटी है सॉइल की वो फिर डिनेचर होगी, वो ख़राब हो जाएगी। पीएच, पीएच की बात करें तो फिर ईच एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच। जितने भी एंजाइम है सबका अपना स्पेसिफिक पीएच होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक या फिर एल्कलाइन वाले पीएच है तो फिर वो क्या करेंगे, वो एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अगर जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन तेज होगी। एक्टिवेटर में मेटल आयन लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम इनहांस एंजाइम एक्टिविटी। मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इनहांस करेंगे। और इनहिबिटर में स्लो डाउन टू स्टॉप एंजाइम एक्शन। इनहिबिटर्स का क्या सेंस है कि इसमें एंजाइम एक्शन स्लो हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जितना टू मच और टू लिटिल सॉल्ट कैन चेंज एंजाइम शेप और फंक्शन। अगर हम जो है इसका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम या फिर ज़्यादा होता है तो फिर वो एंजाइम का शेप या फिर फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वाटर अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या होगी, स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल एंजाइम। ड्राई सॉइल लेस एक्टिविटी, अगर हम जो है सूखी मिट्टी लेंगे तो उससे क्या होगी कि जो हमारे सॉइल एंजाइम है उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन नीडेड मोर एंजाइम लाइक ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीजन की ज़रूरत कुछ एंजाइम से होती है, जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम हो गए, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गए। टाइम क्या है, रिएक्शन इंक्रीज विद टाइम देन प्लेटस। रिएक्शन टाइम के साथ इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है, वो रिएक्शन वहीं पे ही रुक जाता है। इंटरप्रिटेशन क्या है, हाई एंजाइम एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉइल हेल्दी होगी। और लो एंजाइम एक्टिविटी अगर होगी तो फिर पुअर फर्टिलिटी है, जिसकी वजह से क्या है कि लो लो माइक्रोबियल लाइफ है। सडन ड्रॉप, अगर जो है सडनली रुक जा रहा है, एंजाइम एक्टिविटी नहीं हो रहा है या फिर हमारे क्रॉप जो है अच्छे नहीं हो रहे हैं तो फिर उससे क्या हो सकता है कि पॉल्यूशन हो, पेस्टिसाइड्स हैं या फिर हैवी मेटल्स का इफेक्ट हो सकता है। अगर लो मॉइस्चर होगा तो उससे जो है एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। और फ्लक्चुएशन क्या है, ड्यू टू सीजन टिलेज और फर्टिलाइजर की वजह से क्या होगा कि एंजाइम एक्टिविटी भी उससे भी अफेक्ट करेगी। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि सॉइल एंजाइम जो है सॉइल फर्टिलिटी को चेक करता है, मॉनिटर करता है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन को, और डिटेक्ट करता है पॉल्यूशन और टॉक्सिसिटी को, एवेल्युएट इम्पैक्ट और फार्मिंग प्रैक्टिस। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये आइडेंटिफिकेशन करेगा बैक्टीरियल स्पीसीज को, जैसे कैटलेज यूरिएज टेस्ट को, और इंडिकेट करेगा पैथोजेनिसिटी को। यूज इन एंजाइम टारगेटेड ड्रग्स रिसर्च, और इन एंजाइम का यूज़ जो ड्रग रिसर्च है उनके लिए टारगेट किया जाता भी यूज़ होता है। तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।
थैंक यू।